Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 37। शालिनी हॉस्पिटल के लिए हमेशा मेरे पहले ही निकल जाती थी। उस दिन भी मैं बाकी सुबह की तरह शोरूम जाने के लिए तैयार हो गया, मगर उसके निकलने के बाद मैं शोरूम जाने के बजाय फौरन अपनी कॉलोनी के सेक्रेटरी साहब के घर पहुंच गया। डोरबेल बजाते ही सेक्रेटरी साहब का कुत्ता जोर जोर से गेट के अंदर से ही भौंकने लगा। 5 मिनट बाद उनके घर में काम करने वाली एक औरत गेट खोलने आई। जी कहिए, वो औरत बोली। किससे मिलना है? मुझे सेक्रेटरी साहब से कुछ काम है, कह दीजिए कि 17/C से कोई आया है। कुछ देर बाद सेक्रेटरी साहब खुद दरवाजे पर आए, जो करीब 60-65 साल के बुजुर्ग आदमी थे। भूरे रंग का खादी का कुर्ता, बाल बिल्कुल सफेद और लंबी सी नाक पर चश्मा लगाए वो मुझे एकटक आंखें सिकोड़कर देखने लगे। अंकल जी, मैं 17/C में रहता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे कुछ और बोल पाता, वो खुद ही बीच में बोल पड़े। अरे बेटा जी, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम राठी निवास 17/C में ही रहते हो। कई बार तुम्हें आते जाते देखा है मैंने, इसलिए बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे लगा हम थोड़े नए हैं, तो क्या पता आप ना पहचानते हो। अरे बेटा जी, कैसी बात कर दी। कॉलोनी का सेक्रेटरी हूँ, तो कॉलोनी में कौन रहता है या नहीं, इस बात की पूरी खबर रखता हूँ। अंकल जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। अंकल जी, मुझे ऐसा लगा जैसे कल दोपहर में जब मेरे घर में कोई नहीं होता, तब किसी चोर उचक्के ने अंदर घुसने की कोशिश करी है। मेरी बात सुनकर सेक्रेटरी साहब एकदम गंभीर हो गए और बोले, अच्छा, पर बेटा जी आप ये बात कैसे कह सकते हो? दरअसल अंकल जी, मेरे गार्डन की बाड़ एक जगह से कुछ खराब हो रखी है। वहां कुछ तारें भी काटी हुई हैं, और तो और किनारे पर लगे कुछ पौधे भी कुचले हुए हैं, जैसे कोई उन पर चलकर गया हो। बाकी घर का वो दरवाजा जो गार्डन में खुलता है, उसके ताले के पास भी काफी खरोचों के निशान हैं, जैसे किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश की हो। वो खरोचें आम तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारा मकान अभी कुछ ही समय पहले तो बना है, इसलिए खिड़की दरवाजे सब नए हैं। अच्छा, चलो आओ हम भी तो देखें। सेक्रेटरी साहब बड़ी चिंता के साथ बोले और मेरे घर की तरफ चल पड़े। मैं भी इत्मीनान से उनके पीछे हो लिया, क्योंकि जो भी कुछ मैंने उन्हें बताया था वो सब मैं खुद अपने हाथों से सबूत के तौर पर करके आया था। उन सब चीजों को देखकर वो बोले, बेटा जी आप कंप्यूटर चलाना तो जानते होंगे। जी। तो चलो ऑफिस में रखे कंप्यूटर को देखें, क्या पता कैमरे में कोई तस्वीर आ गई हो। सेक्रेटरी साहब वही बोले जो मैं चाहता था। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और बोला, जी चलिए। हमारी कॉलोनी का ऑफिस वही मेन गेट के पास था, जिसकी कमर पर ही चौकीदार का घर भी था। वो 2 भाई थे जो बारी बारी से कॉलोनी की चौकीदारी अपने हिसाब से करते थे। उस समय रात वाले चौकीदार का छोटा भाई ड्यूटी पर था। मैंने कंप्यूटर खोलकर रिकॉर्डिंग देखनी शुरू ही की थी कि सेक्रेटरी साहब मेरी बगल में आकर जम गए। उनको वहां से टलाने के लिए मैं बोला, अंकल जी मैं अभी ये देख रहा हूँ, तब तक आप चौकीदार को थोड़ा फटकार कर आइए, क्योंकि कल रात 10 बजे जब मैं घर आया तब भी वो अपनी कुर्सी से गायब था। बाकी इसमें कुछ मिलता है तो मैं आपको बुला ही लूंगा। मेरी बात से सहमत होकर वो फौरन उठकर चले गए। मैंने जल्दी जल्दी पीछे जा जाकर रिकॉर्डिंग चेक करी। मुझे 2 दिन पहले ही शाम के करीब 4 बजे की रिकॉर्डिंग में शालिनी एक शख्स के साथ घर के पास ऑटो से उतरती दिखाई दी। उन दोनों के हाथ में 2-3 शॉपिंग बैग भी थे। मैंने पिक्चर जब जूम की तो मैं तस्वीर वाले आदमी को देखकर पहचान न पाया, क्योंकि कैमरे की तरफ उसकी पीठ थी। मैंने फौरन अपने फोन से ही स्क्रीन की फोटो ले ली। मुझे जितना मौका मिला उसमें मैंने और देखा, तो यही पाया कि वह आदमी वहां लगभग रोज ही आता था, या तो शालिनी के साथ या शालिनी के बाद, और कई बार तो शालिनी से पहले भी। शालिनी से पहले घर में दाखिल होने का मतलब था कि उस शख्स के पास मेरे घर की चाबी अभी होंगी। यह सब देखकर मेरा खून जल जल कर पाव भर रह गया। मुझे उस शख्स का चेहरा नहीं दिखा, क्योंकि या तो उसने कैप लगा रखी थी या कैमरे की तरफ उसकी पीठ होती थी।
जैसे वो ये जानता हो कि कैमरा कहाँ है। मैंने अलग अलग दिनों की जितनी संभव तस्वीरें थी वो ले ली। अरे बेटा जी, कुछ मिला? सेक्रेटरी साहब ऑफिस में दाखिल होते हुए बोले। नहीं, मैंने फौरन कंप्यूटर बंद करा और उठकर चल दिया। सेक्रेटरी साहब भी मेरे पीछे हो लिए और बोले, अब जब कुछ मिला ही नहीं तो पुलिस को भी क्या बताएंगे? पुलिस का नाम सुनकर मैं तबाक से बोला, अरे नहीं नहीं, इसमें अभी पुलिस का कोई काम नहीं। सेक्रेटरी साहब के चले जाने के बाद मैं वापस मेन गेट की तरफ हो लिया और चौकीदार के घर पहुंचा। वहां मैंने रात वाले चौकीदार को बुलाया और कहा, ये मेरा नंबर है, अब मैडम के भाई जब भी आए तुम मुझे फौरन इस फोन पर बिना किसी को बताए खबर दोगे। जी साहब, चौकीदार फट से राजी होकर बोला। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? रामदीन। अच्छा। मैंने थोड़े से और रुपए अपनी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिए ताकि वो मेरी बात मुझ तक ही रखे। ये सब बवाल निपटाने के बाद मैं सीधा शोरूम चला गया। रास्ते में जाते वक्त मेरे अंदर तूफान जैसी उथल पुथल थी। ऐसा लग रहा था कि जल्दी से वो पल आए जब मैं उस शख्स के साथ शालिनी को रंगे हाथों पकड़ सकूं। उस वक्त मैं खुद को अंजलि की जगह महसूस कर रहा था और शालिनी को मेरी जगह। उस दिन मुझे बहुत अच्छे से वह एहसास समझ आ पाया था जब ये सब अंजलि ने झेला होगा। मैं समझ पा रहा था कि जब खुद के साथ धोखा होता है तो कितना बुरा लगता है, कितना ज्यादा गुस्सा आता है। और ये बात जान लेने के बाद कि हमारा साथी हमें धोखा दे रहा है, तब तक का सफर जब हम उसे रंगे हाथों पकड़ने की प्रतीक्षा करते हैं, कितना ज्यादा कठिन होता है। एक एक दिन पहाड़ जैसा लगता है। और तो और उस इंसान के सामने फिर ये दिखाना कि हम उसके धोखे से अनजान हैं और बिल्कुल पहले जैसा सामान्य व्यवहार करना, ऐसा होता है जैसे जले पर कोई नमक छिड़क रहा हो। इन सब ख्यालों में मैं शोरूम भी पहुंच गया। पूरा दिन मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगा। मैं बस यही सोचता रहा कि मैं शाम को शांत रहकर शालिनी का सामना कैसे करूंगा। मुझे कुछ भी करके अपने गुस्से के उबाल को ऊपर नहीं आने देना था और सही वक्त का इंतजार करना था। शाम को मैं घर पहुंच गया और खुद को बिल्कुल वैसे ही रखा जैसे मैं रोज रहता था। रात को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त मैं बोला, शालिनी, कल तुम शाम को यहाँ ना आना, अपनी माँ के घर चली जाना। पर क्यों? क्योंकि अगले 2 दिन के लिए मैं शहर से बाहर काम के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, पर पहले तो तुम कभी नहीं गए। हाँ, एक पुराना दोस्त है, उसी के साथ मिलकर एक नया शोरूम शहर के बाहर खोलने की बात चल रही है, तो उसी के सिलसिले में जगह देखने जाना है। ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि शिकार अगली शाम ही फंस सकता है। अगले दिन मैं शाम को शोरूम से अपने पुराने घर ही चला गया और बड़ी बेसब्री से रामदीन के फोन का इंतजार करने लगा। जब रात के 9 बजे तक भी फोन नहीं आया तो मैंने कॉलोनी ऑफिस में खुद फोन मिलाया। क्या बात है रामदीन, तुमने कोई खबर नहीं दी? साहब जी, खबर देने के लिए कुछ दिखा ही नहीं, रामदीन बोला। अच्छा, मैडम आई हैं आज? मैडम तो आई है, पर वो बाबूजी नहीं आए अभी तक। मैंने मन ही मन सोचा, अगर शालिनी मेरे मना करने के बावजूद भी वहां पहुंच गई है तो वो उसका आशिक भी आज जरूर आएगा। अरे रामदीन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी आंखों से चूक हो गई हो? नहीं साहब, हो ही नहीं सकता। मैडम ठीक 6:30 बजे आई थी, तब से तो हम टकटकी लगाए बैठे हैं। अच्छा। करीब 10:15 बजे आखिरकार मेरा फोन बजा। रामदीन की खबर देते ही मैं अपनी गाड़ी लेकर फौरन घर की तरफ दौड़ा। गाड़ी की आवाज से शालिनी कहीं सतर्क न हो जाए, इसलिए गाड़ी मैंने वहीं कॉलोनी के गेट के पास खड़ी कर दी। मेरे गाड़ी से बाहर आते ही रामदीन ने बताया कि शालिनी के उस भाई को आए हुए तो 2.5 घंटा बीत गया। इस बात की पुष्टि रामदीन के छोटे भाई ने की। अपने ही घर के बाहर के मेन गेट को मैं चोरों की तरह टाप कर अंदर गया। घर के सभी दरवाजों पर मैंने डबल साइड लॉक लगवा रखा था, यानी अगर मेरे पास चाबी हो तो मैं बंद दरवाजे को बाहर से भी खोल सकता था। जैसा कि मैं भी दूसरी चाबी अपने पास रखता था, तो उसी चाबी का इस्तेमाल कर मैंने धीरे से मेन गेट का दरवाजा खोल दिया। मैं दबे पांव घर में घुसा तो लिविंग रूम और किचन एरिया बिल्कुल खाली थे। सिर्फ मेरे कमरे के बाहर जो पैसेज था उसी की बत्ती जली हुई थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे
उन दोनों के गुनगुन करके बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैं फौरन गोली की रफ्तार से कमरे में गया तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए।